तो स्टूडेंट्स, अभी हम फार्मूलाज और फंक्शन चल रहे थे, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूलाज और फंक्शंस का एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आपको ये आ गए तो मैंने बताया था आपको, आपने 80 या से लेके 85% तक एक्सेल को कर लिया। ठीक, फार्मूलाज का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे जो मुझे पावर मिलेगी ऐसा करने से, जो प्यार मिलेगा ऐसा करने से, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज जो हम कमांड करने जा रहे हैं वो है वी लुकअप कमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है ये। एक लाखों रिकॉर्ड्स की डाटाबेस में हज़ारों रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि ये एक डाटाबेस है जिसमें लाखों रिकॉर्ड्स हैं, अब उन लाखों रिकॉर्ड्स में से कुछ हज़ारों रिकॉर्ड्स हमें सर्च आउट करने हैं और उनको कॉपी पेस्ट करके डाटा को अलग से निकालना है। कितने दिन में कर दोगे ये? कितने दिन में कर दोगे? अलग अलग दिन तो लगेंगे ही, डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये काम कुछ सेकंड्स का है। अगर आपका फॉर्मेट अच्छा है, ठीक है, तो कुछ सेकंड्स में आप डाटा निकाल सकते हो। कैसे? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मेरे पास डाटाबेस है। ये जैसे ये डाटाबेस तो छोटी सी है, ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड ले नहीं रखे, क्योंकि मेरा मकसद तो बस आपको ये बताना है ना वी लुकअप कैसे यूज़ होती है। और मैंने बताया कि लाखों के डाटाबेस में से हम हज़ारों रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग से, अगर हमें ये कमांड आती है तो ये मेरी डाटाबेस है। और डाटाबेस में स्टूडेंट्स हमें एक की फील्ड ऐसा लेना पड़ता है जो कि यूनिकली पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता हो। आपकी डाटाबेस में एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जो यूनिकली पूरे के पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे वो की फील्ड होगा रोल नंबर। देखो स्टूडेंट्स, नाम फर्स्ट नेम भी कई हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं क्लास के अंदर, लास्ट नेम भी 2-3 हो सकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, इंग्लिश और मैथ हिंदी के मार्क्स भी मिल सकते हैं, टोटल भी मिल सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के हैं। यहाँ पे एक ही फील्ड ऐसा है, रोल नंबर। रोल नंबर से हम पूरे पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो की फील्ड होगा रोल नंबर होगा। और एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स, जो आपकी डाटाबेस होगी इस टाइप से, जैसे मेरी एक्सेल डाटाबेस है, यहाँ पे मैंने बना रखी है, जो आपका की फील्ड होगा वो हमेशा डाटाबेस का फर्स्ट फील्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, ये फर्स्ट फील्ड कह लो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है, जो मेरा ए कॉलम में जो है वो रोल नंबर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये डाटाबेस का जो फर्स्ट फील्ड है वो आपका की फील्ड ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो होगी मेरी एक डाटाबेस। अब दूसरा, जहाँ पे मुझे डाटा को फिल्टर करना है, ये मेरा दूसरी वाली टेबल है जिसमें मैंने कुछ रोल नंबर ले रखे हैं। मान लो ये हज़ारों रोल नंबर्स हैं और इनमें से मुझे उनका नेम और ईमेल आईडी पता करना है। देखो, वो मेन डाटाबेस होगी, वहाँ से मुझे डाटा को सर्च आउट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अब लाखों में से हज़ारों को कॉपी पेस्ट करना हो तो पहले आप सर्च करोगे लाखों में से, फिर उनको कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ही। तो स्टूडेंट्स, वी लुकअप बहुत आसान है। हालांकि कुछ लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो की फील्ड है मैंने वो ले लिया रोल नंबर, क्योंकि डाटाबेस के हिसाब से मुझे चाहिए ना, तो मैंने रोल नंबर ले लिया। अब उस डाटाबेस में से इन रोल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग मुझे नेम और ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है उस डाटाबेस में से। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखना, हो सके तो दोनों वर्कशीट्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। वो अलग वर्कशीट पर हो, ये अलग वर्कशीट पर हो। अगर अलग वर्क बुक पे भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अलग होना चाहिए। चाहे आप अलग वर्क बुक पे रखो, चाहे अलग वर्कशीट पे रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कर लिया हमने। अब 1001 के बेस पे मुझे नेम चाहिए, नेम फील्ड चाहिए। और नेम फील्ड मुझे कौन सी डाटाबेस से चाहिए? जो मेरी पहली एग्जिस्टिंग डाटाबेस थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ पहले और बता दूं इससे पहले। स्टूडेंट्स, हर फील्ड का ना एक कॉलम इंडेक्स होता है जो वी लुकअप मानता है। जैसे रोल नंबर है, ये की फील्ड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी 1।
इसी तरीके से फर्स्ट नेम की इंडेक्स वैल्यू होगी 2, इसे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू कह लो या कॉलम इंडेक्स कह लो। तो कॉलम इंडेक्स रोल नंबर का होगा 1, फर्स्ट नेम का होगा 2, लास्ट नेम का 3, इसी तरीके से नेम फील्ड का होगा 4, इंग्लिश का 5, मैथ का 6, हिंदी का 7, टोटल का 8 एंड परसेंटेज का 9। इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वी लुकअप में हमें क्या चाहिए, एक तो की फील्ड चाहिए और एक हमें कॉलम इंडेक्स पता होना चाहिए। जैसा कि मुझे वहाँ पे नेम और ईमेल आईडी चाहिए, तो फिलहाल मैं पहले नेम का ले लेता हूँ क्योंकि नेम फील्ड मुझे वहाँ पे चाहिए। तो नेम का कॉलम इंडेक्स यहाँ पे क्या है, रोल नंबर का अगर 1 है तो फर्स्ट नेम का 2 है, लास्ट नेम का 3 है और नेम का 4 है। मतलब मुझे कॉलम इंडेक्स जो वहाँ पे यूज़ करना है वो 4 यूज़ करना है। चलते हैं स्टूडेंट सब नीचे। अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। फॉर्मूला को आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल ही ध्यान से। मैंने लिखा इक्वल, उसके बाद लिखा वी लुकअप, VLOOKUP, वी लुकअप, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सेल एड्रेस दे दिया A2 क्योंकि मुझे 1001 के बेस पे इसका नाम निकालना है ना, बाकी का तो सब नीचे आ ही जाएगा। जब मैं नीचे ड्रैग करके लेकर जाऊँगा तो सभी ही रिकॉर्ड्स मुझे मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले वाले सेल का आपको फॉर्मूला पहले वाले सेल पे निकालना पड़ता है, बाकी तो ड्रैग करके आ ही जाते हैं। तो मैं सिर्फ पहले वाले सेल का ही फार्मूला निकाल रहा हूँ यहाँ पे भी। तो मैंने लिखा इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट की, इसका सेल एड्रेस दे दिया जो कि A2 है। उसके बाद आप लिखो कॉमा, कॉमा लिख दिया। अब आप वो दूसरी वाली शीट को सिलेक्ट कर लो जिसमें आपकी डाटाबेस है, उस शीट को सिलेक्ट कर लो। मान लो अगर आप एक ही वर्कबुक पे हो और अलग अलग शीट्स पर हो, मान लो ये जो आप कर रहे हो शीट 1 पे है और डाटाबेस आपकी शीट 2 पे है, तो मैं शीट 2 पे क्लिक करूँगा। और अगर अलग वर्कबुक पे है तो मैं उस वर्कबुक को खोल लूँगा। खोल सकते हैं ना हम, विंडोज़ के बीच में हम स्विचिंग कर सकते हैं। अगर आपको आती है तो हम ऑल्ट टैब से जा सकते हैं किसी भी विंडो पे, नहीं तो माउस क्लिक से भी जा सकते हैं। आपके जो नीचे टास्क बार होता है उसमें सारी विंडोज शो करता रहता है। आपने एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाना है तो टास्क बार में हम उस विंडो पे क्लिक कर देंगे, वो विंडो हमारे सामने आ जाएगी। या फिर अगर किसी को शॉर्टकट की चाहिए तो वो भी बता देता हूँ। अगर आपके सिस्टम में बहुत सारी विंडोज़ खुली हुई हैं तो विंडोज़ के बीच में स्विचिंग करने के लिए हम ऑल्ट के साथ टैब की प्रेस करते रहते हैं। जैसे मान लो इस टाइम पे MS वर्ड खुला हुआ है और एक्सेल भी खुला हुआ है। MS वर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ और एकदम मुझे एक्सेल पे जाना है तो मैं ऑल्ट टैब प्रेस कर दूंगा, मैं एक्सेल पे पहुँच जाऊँगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स जब मुझे एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाना है तो मैं ऑल्ट टैब की से जा सकता हूँ। चलेंगे, ठीक है। या नीचे जो शीट टैब्स हैं, अगर आपकी एक ही वर्कबुक में शीट्स हैं तो आप शीट टैब पे क्लिक करके भी पर्टिकुलर शीट पे जा सकते हो जहाँ पे आपकी डाटाबेस है। तो ये सारा आपने कब करना है, कॉमा लगाने के बाद। कॉमा लगाने के बाद हम चले जाएंगे हमारी डाटाबेस में और डाटाबेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट फील्ड से होते हुए। मतलब मैं ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है ना A1 से सिलेक्ट करते हुए आपका नीचे के का जो भी लास्ट कॉलम होगा ना वहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा पूरी की पूरी डाटाबेस को। ठीक है। जब हम पूरी डाटाबेस सिलेक्ट कर रहे होंगे ना, आप साथ के साथ फॉर्मूला बार पे देखना, ऊपर फॉर्मूला बार में वो अपने आप रेंज दे देगा कहाँ से कहाँ तक की रेंज है। ठीक है। आपको रेंज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कई लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि रेंज कैसे लिखूं। अगर एक शीट पे हो तब तो आसान है, अलग शीट पे अलग वर्कबुक पे हो तो लिखना मुश्किल हो जाता है। तो सिलेक्शन बहुत आसान होगा आपके लिए। आपने जैसे ही कॉमा लगाया था वहाँ पे, कॉमा के बाद आपने ये डाटाबेस सेलेक्ट की, सेलेक्ट करते ही वहाँ पे रेंज अपने आप आ जाएगी। आप बस क्या करो, फॉर्मूला बार पे ही रहते हुए उस पर कॉमा लगा दो, या वैसे भी कॉमा लगाओगे तो वहीं पर ही टाइप होगा वो। आपने रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली कीबोर्ड से कॉमा प्रेस कर देना। कॉमा प्रेस करते ही आप अपने आप वहीं पहुंच जाओगे उस फार्मूले पे ही। कॉमा प्रेस करते ही आप उस फार्मूले पे पहुंच जाओगे। और कॉमा के बाद आपने लिखना है फॉल्स, FALSE फॉल्स। इस तरीके से देखो, पहले इक्वल लिखा, फिर वी लुकअप लिखा, फिर आपने सेल एड्रेस लिखा, जैसे जो रोल नंबर का सेल एड्रेस था वो लिखा था आपने A2 कॉमा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये अलग वर्कबुक पे था तो वर्कबुक का एड्रेस आ गया sample.xlsx। फिर उसके अंदर शीट 1 थी, शीट 1 के अंदर फिर रेंज थी A1 से लेके K8 तक। वो रेंज अपने आप आ गई। जब हम सिलेक्शन करते हैं ना तो वो रेंज अपने आप आ जाती है। उसके बाद आपने लिखा कॉमा, कॉमा के बाद हम देंगे कॉलम इंडेक्स। जैसे नेम के लिए हमने 4 वहाँ पे 4 लिखेंगे और ईमेल आईडी का वहाँ पे 11 होगा तो हम 11 लिखेंगे।
तो उसके बाद कॉमा के बाद आप लिखोगे फॉल्स, FALSC फॉल्स। फॉल्स के बाद आप ब्रैकेट को बंद कर दोगे, उसके बाद एंटर की प्रेस कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास नेम और ईमेल आईडी का ऑटोमेटिकली डाटा उठा लेगा। अब ये रिकॉर्ड हज़ारों होते तो हज़ारों रिकॉर्ड्स आपके एक साथ आ जाते, कितना फ़ायदा हो गया ना। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक और चीज़ देखी होगी, नीचे लिखा आ रहा है #N/A, दूसरे में भी ऐसे आ रहा है #N/A। एंड ये जो है एक एरर मैसेज होता है। हैश के बाद जो इस तरीके से लिखे आते हैं ना आपके फॉर्मूले में, हैश के बाद जो भी लिखे आते हैं इस टाइप से, वो हमारे एरर मैसेजेस होते हैं। तो ये भी एक एरर है। ये कह रहा है कि नॉट अवेलेबल, NA का मतलब है नॉट अवेलेबल, क्योंकि 1009 को हम फाइंड कर रहे हैं डाटाबेस में और वहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो इसने हमें दिखा दिया नॉट अवेलेबल। हम चाहें तो ऐसी वैल्यूज़ को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम सोर्स डाटाबेस से डेस्टिनेशन डाटाबेस में कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको भूलोगे तो नहीं कैसे कैसे किया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले आप इक्वल साइन लिखोगे, फिर लिखोगे वी लुकअप, पहले आप इक्वल साइन लिखोगे, फिर आप लिखोगे वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, कॉलम की सेल का एड्रेस, जैसे रोल नंबर का मैं ले रहा था यहाँ पे, तो रोल नंबर का सेल एड्रेस आगे आ गया, कोमा लगाने के बाद हम वो पर्टिकुलर शीट पे जाएंगे जहाँ पे हमारी डाटाबेस होगी, हम अपने डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डाटाबेस को सिलेक्ट कर लिया ना वहाँ पे आपने माउस पॉइंटर से, जैसे आपने माउस पॉइंटर से डाटाबेस को सिलेक्ट किया, वहाँ पे जाके आप कीबोर्ड से उसी टाइम कोमा की प्रेस कर देना। सेलेक्ट करने के बाद माउस से आप जैसे सेलेक्ट कर लोगे डाटाबेस की, कोमा प्रेस कर देना। कोमा प्रेस करने के बाद आप कॉलम इंडेक्स लिखोगे, जिस कॉलम की आपको वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि रोल नंबर वहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, इसी तरीके से नेम मेरा फोर्थ कॉलम था, तो मैंने 4 लिख दिया वहाँ पे। 4 के बाद मैंने लिखा कोमा के बाद लिखूँगा फॉल्स के बाद ब्रैकेट बंद कर दूँगा, उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा, तो मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। नीचे हम ड्रैग करेंगे तो बाकी फील्ड्स के लिए भी हमें वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम एच लुकअप के लिए कर सकते हैं। एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है और वी लुकअप आपका वर्टिकल लुकअप के लिए होता है। स्टूडेंट आगे चलें। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 से ऊपर हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 81 से 90 के बीच में हैं। ये मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, मुझे एक रिजल्ट शीट दी गई है, उस रिजल्ट के शीट के बेस में मुझे ये निकालना है। ठीक है, और ये जो डाटा है मेरा एक अलग शीट पर है, ये डाटा मेरा एक अलग शीट पर है, जबकि जो मेरी डाटाबेस है जिस पे मुझे ये सारी रिपोर्ट निकालनी है, वो डाटाबेस मेरी अलग शीट पर है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए स्टूडेंट्स, हम एक शीट से दूसरी शीट पे भी फॉर्मूले लगा सकते हैं उस शीट की रेफरेंस देके। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसे। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, सेल रेफरेंसिंग। इन दिस एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग ए रिपोर्ट फ्रॉम द रिजल्ट शीट 1 ऑफ दिस वर्कबुक, दिस शीट नेम इज शीट 2। मतलब आपकी जो रिजल्ट शीट है वो तो शीट 1 पे है, और जिस पे जहाँ पे आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उस शीट का नाम है शीट 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टोटल स्टूडेंट्स के आगे मुझे टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने हैं ना, टोटल कितनी है। तो मैंने लिखा इक्वल के बाद लिखा काउंट के बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम शीट 1 पे चले जाएंगे, और शीट 1 में हम जो मेरा नेम वाला कॉलम है या रोल नंबर वाला कॉलम है, उसमें मैं सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा जिन पे मेरा रोल नंबर है। ब्रैकेट बंद करता ही वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, काउंट कर देगा उनको। नहीं तो अगर आप एक ही वर्कबुक पे हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आप क्या लिखोगे, इक्वल काउंट, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, शीट 1 लिखोगे आप। शीट 1 के बाद लिखोगे एक्सक्लेमेशन साइन है ना यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन साइन के बाद फिर उस सेल में से आप रेंज लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैं रेंज लिखता हूँ A2 से लेके A8 तक, A2 से लेके A8 तक मैं लिखूँगा शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन
A2:A8 ब्रैकेट को बंद करूँगा और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दूँगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, इससे मेरे पास यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल स्टूडेंट्स निकल आए। ऐसे ही मुझे मार्क्स निकालने हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके 90 से अबव है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल काउंट इफ, क्या करेंगे हम, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा डाटा शीट 1 पे है तो मैंने लिखा शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन, और फिर वहाँ से रेंज दे दी मैंने I2:I8, मतलब I2 से लेके I8 तक उस शीट में। फिर कॉमा के बाद हम कंडीशन लगा देते हैं ग्रेटर देन 90। तो I2 शीट 1 पे जो मेरे पास सेल्स हैं I2 से लेके I8 तक, उनमें ऐसे मार्क्स जो 90 से अबव हैं उनको ये काउंट कर लेगा। जैसे एक ही था तो एक यहाँ पे रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से मुझे 71 से 80 निकालना है तो क्या करूँगा, अगर मुझे 71 to 80 निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप इस तरीके से करोगे, इक्वल काउंट इफ शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन I2:I8 कॉमा मैंने लिख दिया 80 से अबव ग्रेटर देन 80, उसमें से मैंने 90 वाले को, 90 से ग्रेटर वाले को माइनस कर दिया, तो 80 से ऊपर वाला आ जाएगा आपका, 90 से कम और 80 से ऊपर वाला। तो ऐसा हम काम कर सकते हैं, ये मैंने माइनस कर दिया जैसे। तो खैर इस तरीके से हम रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा। आपको मैंने फार्मूला तो बता दिया, लेकिन उस किसी फार्मूले को कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल माइंड तो होना चाहिए ना। आपको काउंट इफ फार्मूला तो पता है, लेकिन उस काउंट इफ फार्मूले को कैसे यूज़ करना है वो आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपका मैथमेटिक्स या कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी पकड़ है आपकी इन चीज़ों में, लॉजिकल चीज़ों में, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि टीचर, अगर आप किसी लैंग्वेज की बात करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात करो, तो टीचर भी आपको सिंटैक्स सिखा देगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक आधा प्रोग्राम बनाना सिखा देगा, लेकिन आपको डीपली किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो आपका खुद का माइंड है, आपका खुद का ब्रेन है, वो कैसे काम करोगे, तो उसमें टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, सेल रिफरेंसिंग। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास आता है वो आता है सेल रिफरेंसिंग। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि जो सेल रिफरेंसिंग होती है वो 3 टाइप की होती है हमारे पास। रिलेटिव रिफरेंसिंग, लिखना हो तो कॉपी पर नोट कर लीजिए। 3 टाइप की रिफरेंसिंग हमारे पास आती है। रिलेटिव रिफरेंसिंग, दूसरी आती है एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग, और तीसरी आती है मिक्स्ड रिफरेंसिंग। दोबारा बोल रहा हूँ, रिलेटिव रिफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रिफरेंसिंग। तो स्टूडेंट मेरे को जैसे यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, मेरे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हर एक प्रिंसिपल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद टाइम लिमिट दे रखी है। मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल का एड्रेस लिखता हूँ। प्रिंसिपल का जो एड्रेस है जहाँ पे प्रिंसिपल है मेरा, वो सेल का एड्रेस क्या है, A2, मैंने लिखा A2। उसके बाद स्टार यहाँ पे यूज़ करता है मल्टीप्लाई के लिए। याद रखना, अगर कभी भी हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हम स्टार साइन यूज़ करेंगे, डिवाइड करना है तो स्लैश यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा A2, उसके बाद स्टार साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर B2, फिर स्टार, फिर C2, C2 को तो आएगा नहीं, खैर A2 स्टार B2 स्टार C2, फिर डिवाइड कर देंगे हम इसको 100 से, स्लैश 100 लिखा है ना यहाँ पे, ये मैंने फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला लिखने के बाद आप एंटर की प्रेस करोगे, नीचे ड्रैग करोगे, तो आपके हर एक रिकॉर्ड के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसा कि ये रिजल्ट देख लो खुद ही। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपके ये, क्योंकि हम रिफरेंसिंग की बात कह रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव रिफरेंसिंग है, तो जैसे हम नीचे ड्रैग करते हैं, तो जब हम नीचे ड्रैग करते हैं तो सेल रिफरेंसिंग ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। जैसे कि हम यहाँ पे, अगर मैं ऊपर था तो हमने C2 हमने लिखा था A2 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई C2 डिवाइडेड बाई 100, लेकिन जब मैं इस वाले सेल पे हूँ, मैं 4th सेल पर 4th रो में हूँ, मैं कौन से रो पे हूँ, 4th रो पे, तो यहाँ रिफरेंसिंग चेंज होगी ऑटोमेटिकली। अगर मैं फॉर्मूले में
ये फोर्थ वाले रो के जो फॉर्मूला है वहाँ पे अपना सेल पॉइंटर रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और फार्मूला बार में इसका मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या फार्मूला आता है। तो यहाँ पे आ रहा है A4 मल्टीप्लाई B4 मल्टीप्लाई C4 डिवाइडेड बाई 100, जबकि मैंने फॉर्मूला लगाया था A2 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई C2 पे। तो जब हम ड्रैग करेंगे तो हर एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली सेल एड्रेसेस आपके चेंज होते रहेंगे। इसे ही हम सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं और ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी हमारा बार बार वैरी कर रहा है, रेट भी वैरी कर रहा है और टाइम भी वैरी कर रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे पास प्रिंसिपल तो अलग अलग हों लेकिन रेट और टाइम मुझे फिक्स करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर रखा है, यहाँ पे मैं टाइम खैर दिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम लिया हुआ है 2, ठीक है। मेरे पास प्रिंसिपल अलग अलग है, रेट 5 रखा हुआ है और मैंने टाइम रखा हुआ 2। अब आपको रिलेटिव रेफरेंसिंग ही यूज़ करनी है तो हो सकता है कि मैं ये रेट को नीचे नीचे कॉपी कर दूँ, मैं नीचे 5 लिख दूँ और टाइम में मैं नीचे 2 लिख दूँ, तो आपका सेम वही फॉर्मूला काम करेगा जो मैंने पीछे किया था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये 5 मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, मैंने एक बार लिख दिया इनफ है। प्रिंसिपल अलग अलग है, रेट मेरा 5 रहना चाहिए और टाइम भी मेरा 2 रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया एक तरीका तो यह है कि मैं नीचे 5 लिख दूँ और टाइम में नीचे 2 लिख दूँ, तो वो वहाँ पे आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे देखना है कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कैसे काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल बार बार चेंज होगा इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ता, ये फिक्स नहीं है। मैंने इसको सिंपली लिखा इक्वल A2, उसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई। अब जो रेट को मुझे फिक्स करना है यहाँ पे, और रेट का सेल एड्रेस क्या है B2, तो मैंने लिखा $B $2, मतलब मैंने इस सेल को एब्सोल्युटली फिक्स कर दिया। तो $B $2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई। ऐसे ही मुझे ये टाइम वाले को फिक्स करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा $C $2, फिर डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद आपके पहले सेल का सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा, लेकिन जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो सभी का ही सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। ऐसे हर वक्त इसने, अब आप किसी भी सेल पे चले जाना, वहाँ पे आपको प्रिंसिपल का सेल एड्रेस तो चेंज मिलेगा लेकिन रेट और टाइम आपके फिक्स मिलेंगे। मतलब जैसे मैं मान लो 4th सेल पे आ गया तो ये इसमें क्या लिखाएगा A4 मल्टीप्लाई, वहाँ पे वही आएगा $B $2 मल्टीप्लाई $C $2 डिवाइडेड बाई 100। मतलब वहाँ पे तो A4 आ गया लेकिन B2 और C2 एज इट इज़ रहे, तो क्योंकि वो फिक्स कर दिया हमने डॉलर लगा के। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि किसी सेल रेफरेंस को अगर मुझे फिक्स करना हो तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, डॉलर सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग। देखो स्टूडेंट्स, रिलेटिव रेफरेंसिंग में तो मैंने कहीं भी डॉलर यूज़ नहीं किया, जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में मैंने कॉलम नेम से पहले भी डॉलर लगाया और रो नंबर से पहले भी डॉलर लगाया। लेकिन अगर मैं या तो रो नंबर से पहले डॉलर लगाऊं या फिर कॉलम नेम से पहले डॉलर लगाऊं, दोनों में से किसी एक पे लगाऊं, दोनों पे ना लगाऊं, तो उस टाइप की जो रेफरेंसिंग होती है उसे हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें मैंने $A2 लिखा है, मतलब A से पहले तो डॉलर लगाया लेकिन 2 से पहले डॉलर नहीं लगाया। ऐसे ही मैंने B $2 लिखा है, मतलब 2 से पहले डॉलर लगाया लेकिन B से पहले डॉलर नहीं लगाया। ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई C $2 लिखा है, 2 से पहले डॉलर लगाया लेकिन C से पहले डॉलर नहीं लगाया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रेफरेंसिंग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मिक्स्ड रेफरेंसिंग। डिपेंड करता है कि हमारा फॉर्मूला किस टाइप का है, हम वैसी रेफरेंसिंग को उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास ना मिक्स्ड रेफरेंसिंग का कम ही रोल आया, कम ही यूज़ किया मैंने इसको, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ, रिलेटिव और एब्सोल्यूट की मेरे पास ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि मैं एक चीज़ बता दूं, कई बार कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होती है जो मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। फार्मूला में मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी है, एक कोई मेरे पास फार्मूला है जिसमें एक कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू आपकी चेंज होती हैं लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आपको सेम रखनी है। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को फिक्स रखने के लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट वो कह रहा है वी कैन आल्सो डिफाइन ए नेम फॉर ए सेल और सेल रेंज। हम किसी सेल या सेल रेंज का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन यूज दीज नेम्स इन फार्मूलाज आल्सो, सेलेक्ट द सेल रेंज, एडिट द नेम बॉक्स इन फार्मूला बार एंड प्रेस एंटर की। ये स्टूडेंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एक सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो फार्मूला बार में यहाँ पे नेम बॉक्स होता है, ये फार्मूला बार के अंदर यहाँ पे नेम बॉक्स है जिसमें मार्क्स लिखा हुआ है। यहाँ पे फ़िलहाल तो सेल रेंज आ जाती है, जैसे जहाँ मैं किसी सेल पर हूँ तो सेल का एड्रेस आ जाता है, लेकिन मुझे इस सेल रेंज का नाम डिफाइन करना है तो मैं इसको एडिट करके यहाँ पे मार्क्स लिख दूंगा और उसके बाद मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा। मैंने क्या किया, पहले सेल रेंज को सिलेक्ट किया, फिर फार्मूला बार में नेम बॉक्स पे चले गए, वहाँ पे मैंने एडिटिंग की, एक नाम लिखा, उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल रेंज का एक नाम डिफाइन हो गया। ठीक है, अब हम इस सेल रेंज की जगह इस नाम को भी जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी है स्टूडेंट इसका, वी कैन आल्सो डिफाइन ए नेम फॉर ए सेल और सेल रेंज। ये तो मैंने बताया था, हम एक सेल या सेल रेंज का नाम भी डिफाइन कर सकते हो। आप एक सेल के लिए भी नाम डिफाइन कर सकते हो, एक सेल रेंज के लिए भी नाम डिफाइन कर सकते हो, दोनों के लिए कर सकते हो। तो इसमें क्या है, वी कैन यूज़ दीज नेम्स इन फार्मूलाज आल्सो, फार्मूलाज में हम यूज़ कर सकते हैं नाम्स को। सिलेक्ट द सेल रेंज, सबसे पहले हम जिस रेंज के लिए मुझे ये सब करना है उस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्लिक ऑन फार्मूलाज टैब। स्टूडेंट्स हम जाएंगे फार्मूलाज टैब पे, ये मेरा फार्मूलाज टैब है, और फार्मूलाज टैब में भी अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे आता है डिफाइन नेम लिखा, और डिफाइन नेम में ही पहला जो ऑप्शन है डिफाइन नेम है, इस पर क्लिक कर दूँगा। डिफाइन नेम पे जब हम क्लिक करेंगे तो डिफाइन नेम का इस टाइप से मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा एक। ठीक है, सेल रेंज मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर किया है, मैं एक नाम लिखूँगा इसका, जैसे मैंने कोई भी नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया जैसे टोटल, और मैं इसको देखो रेफरेंस नीचे आ रही है, रेंज नीचे आ रही है, नाम मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, और मैं ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सेल रेंज का मैंने एक नाम डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो किसी एक सेल का भी नाम डिफाइन कर सकते हो और एक सेल रेंज का भी नाम डिफाइन कर सकते हो। अब आगे चलें स्टूडेंट्स, मान लो ये जो रेंज है मेरे पास I2 से लेके I8 तक, इसका मुझे सम करना है, इसका मुझे क्या करना है, इस रेंज का सम करना है। मैं क्या लिखूँगा, मोस्टली हम क्या लिखते हैं, मैं लिखूँगा इक्वल सम इक्वल टू, फिर सम लिखूँगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, उसमें लिखूँगा I2, फिर कोलन साइन I8, ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर करूँगा। लेकिन मुझे पता है मैंने इस सेल रेंज का एक नाम भी दे रखा है, तो मैं वो सेल रेंज का नाम भी तो यूज़ कर सकता हूँ, तो वो ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने लिखा इक्वल सम के बाद मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर मैंने सेल रेंज का जो मैंने नाम दिया था वो नाम मैंने लिख दिया टोटल, और उसके बाद ब्रैकेट को कर दिया बंद। तो ये भी उसी तरीके से काम करेगा, सेल रेंज की जगह हमने नाम का यूज़ किया है जो मैंने नेम डिफाइन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट the formula is not being calculated automatically when we are dragging the fill handle of the cell downward. Click calculate now to calculate the entire workbook. Click on a calculate sheet to calculate the entire worksheet. This is necessary only when automatic calculation has been turned off. तो स्टूडेंट्स कई बार ना हमारे कलीग्स या हमारे क्लासमेट्स कई बार कुछ बदमाशी करते हैं हमारे साथ। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को ऑफ कर देते हैं, तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो मैनुअल हो जाती हैं, ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल कैलकुलेशंस हो जाती हैं। उससे होता क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, मान लो सबसे ऊपर वाले सेल का मैंने सम किया, मैंने लिखा इक्वल सम F2 कोलन H2, और इसको मैं जब नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे रिफ्रेंसिंग ख़त्म होगी, 236 बार बार रिपीट हो रहा है नीचे, देखो ज़रा 236 रिपीट हो रहा है, जबकि हर एक रो में अलग वैल्यूज़ हैं तो सम अलग आना चाहिए, लेकिन ये रिफ्रेंसिंग नहीं कर पा रहा, ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को ऑफ कर दिया गया है, वहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करें तो हम फार्मूलाज टैब में ही जाएंगे। फार्मूलाज टैब में जब हम
जाएंगे राइट साइड में, तो इसमें हमारे पास ये कैलकुलेशन वाले बॉक्स में ऊपर ऑप्शन आता है कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कर देगा, और कैलकुलेट शीट पे करेंगे तो पूरी शीट की कैलकुलेशंस को ऑटोमेटिकली कर देगा। दोनों काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट नाउ को क्या करेगा, पूरी की पूरी वर्कबुक को उस टाइम पे कैलकुलेट कर देगा, और सिर्फ शीट को कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे। वो लिखा भी हुआ है, क्लिक ऑन कैलकुलेट नाउ टू कैलकुलेट द एंटायर वर्कबुक। पूरी की पूरी वर्कबुक को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे। पर्टिकुलर शीट को कैलकुलेट करना है, जो मेरी एक्टिव शीट है, तो सिर्फ वही कैलकुलेट होगी, उसमें जो भी मैंने फॉर्मूले लगा रखे होंगे सिर्फ वही कैलकुलेट होगी। आगे चलें, तो आगे वो कह रहा है क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब टू ओपन इट, क्लिक ऑन कैलकुलेशन ऑप्शंस। आपने देखा था वहाँ पे कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट के लेफ्ट साइड में एक हमारे पास टूल और था जिसमें लिखा हुआ था कैलकुलेट ऑप्शंस, कैलकुलेशन ऑप्शंस। तो उसके लिए वो बता रहा है क्लिक ऑन फॉर्मूलाज टैब टू ओपन इट, क्लिक ऑन कैलकुलेशन ऑप्शंस, ए मेन्यू अपीयर्स, क्लिक ऑन ऑटोमेटिक फॉर ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या किया हमने, फॉर्मूलाज टैब में जाएंगे, हमने कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट तो देख लिया, अब हम क्लिक करते हैं कैलकुलेट ऑप्शंस में। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शंस आते हैं अलग अलग, जैसे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक, एक आ रहा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, और एक आ रहा है मैनुअल। अभी यहाँ पे चेक लगा हुआ है माई मैनुअल पे, आप देख रहे हो मैनुअल के साइड में चेक है, इसका मतलब किसी ने बदमाशी करने के लिए मैनुअल पे क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ, वो मैनुअल कैलकुलेशन करेगा, लेकिन मुझे तो ऑटोमेटिक चाहिए, तो मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिक पे क्लिक करते ही मेरा सारा डाटा सही हो गया, देखो हो गया ना। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, मैं और बढ़िया काम आपके लिए करता रहूँगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। और फार्मूलाज वाला जो मेरे पास पोर्शन था, जो सेक्शन था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको आप देखना ज़रूर।